दोस्तों, मुंबई के अंधेरी में एक व्यक्ति रिक्शा चलाया करता है। उसका रिक्शा किराए का है, यानी कि कुछ पैसे उसे मालिक को देने पड़ते हैं और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से वह अपने घर का खर्चा चलाया करता है। तभी एक दिन शाम को जब उसके घर जाने का समय होता है, उसी समय पर उसकी फ़ोन पत्नी करती है कि जब आप घर आओ तो घर आते समय कुछ सब्जियां लेते आना। उसके बाद वह व्यक्ति मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदता है और उनको रखने के लिए जैसे ही रिक्शा के पीछे वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बैग रखा हुआ है। जैसे ही वह व्यक्ति उस बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे और उनकी कीमत लगभग 10 लाख लग रही थी। अब इस बात को देखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज दिन में ऐसी कौन सी सवारी आई थी जिसकी यह बैग रह गया है, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार आदमी होता है। और तो दोस्तों, इसी वजह से वह गहरे सोच विचार में पड़ गया है। क्या होता है इस कहानी में, इससे आगे क्या वह व्यक्ति उसका बैग लौटाता है या फिर उस बैग को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोपाल की। गोपाल जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उसके बाद वह छोटे मोटे काम किया करता है। उसी दौरान उसकी एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था वह उसकी जाति की नहीं थी। अब वह उत्तर प्रदेश में जहाँ पर वह रहा करता था वहाँ पर इस तरह से कोई शादी नहीं कर सकता था। अब इस बात को देखते हुए वह लड़का उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, तो वह फैसला लेता है कि इस लड़की को लेकर मैं भाग जाऊंगा और हम लोग कहीं दूर जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसी कारण से गोपाल उस लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश से भागकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई जाने के बाद वह एक किराए का कमरा लेते हैं और उस कमरे में अपनी उस पत्नी के साथ रहने लगता है जिससे वह प्यार किया करता था, क्योंकि भागकर उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद अब अपनी पत्नी को उस कमरा में रखा करता है। अब वो कुछ दिनों तक समय ऐसे ही व्यतीत होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे महसूस होता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वह लड़का बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, तो वह सोचता है कि क्यों न एक ऑटो रिक्शा लिया जाए और उसको चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और इसी तरह से समय व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद वह लड़का थोड़े दिनों तक इधर उधर मेहनत करता मजदूरी करता है। दो ही लोग थे और उनके खर्चे भी बहुत कंट्रोल में थे, तो कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उन पैसों से किस्तों पर रिक्शा निकलवा लेता है। अब उसको इधर उधर चलाया करता है और इसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसको एक बेटी भी हो जाती है। अब घर में 3 सदस्य हो गए थे, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक दिन अचानक उसकी बेटी जब 6 महीने की थी तो उसको एक बीमारी हो गई और उस बीमारी के चलते उस पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अब जैसे ही उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था तो उसके बाद गोपाल उस रिक्शे को बेच देता है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं था बेचने के लिए जिसे बेचकर वह उस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने अपने रिक्शा बेच दिया था जो उसकी आमदनी का जरिया था और उसके बाद अपनी बेटी का इलाज करवा लेती है। बेटी का इलाज हो गया था। इलाज के होने के बाद बेटी स्वस्थ होकर घर आ जाती है। इसी तरह से कुछ दिन उनके और बीत जाते हैं। अब जो गोपाल है उसे फिर से चिंता सताने लगती है कि घर का भरण पोषण करना, जिसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और जो मेरी बेटी है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, उन सभी का भरण पोषण अच्छी तरह से करना है और इसके लिए मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके साथ वाले जो रिक्शा चलाया करते थे वह उससे बताते हैं कि एक रिक्शा मालिक के बारे में जिसके पास बहुत सारे ऑटो रिक्शा थे और वह अपना ऑटो रिक्शा को किराए पर चलाया करते थे, यानी कि रिक्शा को 12 घंटे के लिए किराए पर दिया करता था और बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करता था। अब इस बात को सुनकर जो गोपाल है वह इस बात के लिए राजी हो जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ उस व्यक्ति के
पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वह उससे बात करता है और बातों ही बातों में यह बात तय हो जाती है कि इस रिक्शे को चलाने के लिए उसे 12 घंटे का किराया 300 रुपया देना पड़ेगा और 300 के बाद जो भी तुम्हारी कमाई होगी वह तुम रख सकते हो। उसके बाद गोपाल उस रिक्शे को चलाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है। उनके लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे वह उस रिक्शे से आ जाया करते थे। वे लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं जो घर किराया का था। और ऐसे ही करते हुए उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। गोपाल अपनी बेटी का एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करवा देता है। बेटी पढ़ने के लिए जाया करती है और अब उनके खर्चे और थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद गोपाल और भी ज़्यादा मेहनत किया करता है। 12 घंटे की जगह वह 16 घंटे रिक्शा चलाने लगता है। तभी एक दिन शाम को गोपाल दिन भर का काम करने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आया और वह उससे कहती है कि ऐसा कीजिए, बाज़ार से कुछ सब्जियां लेते आना, सब्जियां घर पर ख़त्म हो गई है। उसके बाद गोपाल बाज़ार से कुछ सब्जियां खरीदता है और उन सब्जियों के थैले को जैसे ही गोपाल अपने रिक्शा में पीछे की तरफ रखने लगता है तब वहां पर उसके एक लाल बैग दिखाई देता है। अब उस बैग को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाता है। फिर भी उस बैग को उठाता है। उठाने के बाद उसको खोल कर देखता है तो उस बैग के अंदर सोने चांदी के आभूषण थे और देखने से लग रहा था कि उनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। अब उस बैग को देखने के बाद गोपाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को उस घर भी जाना था और वह बैग उसके ऑटो में रह गया था। वह सोच में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि यह बैग किसका होगा, क्योंकि दिन भर उसने कई सवारियों को इधर से उधर पहुंचाया था और उनमें से किसी एक सवारी का यह बैग उसके ऑटो में रह गया था। इधर जिसका यह बैग था वह एक करोड़पति महिला थी। उसका नाम था राधिका। राधिका के पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। आज ही के दिन राधिका सुबह अपने ड्राइवर के साथ मार्केट जाती है और उसको मार्केट से कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी क्योंकि उसकी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना था। अब मार्केट में शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वह बाहर आकर अपनी कार में बैठते हैं उसके बाद ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी में सेल्फ मारता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वह इस बात को देखकर जो राधिका मैडम होती है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उनको शाम को शादी में भी जाना होता है और उन्होंने शॉपिंग तो कर ली थी लेकिन घर जाकर उन्हें अच्छे से तैयार भी होना था। और अब उसके पास राधिका मैडम उस ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस गाड़ी को बनवा कर जल्दी से जल्दी घर आना, मैं किसी ऑटो लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद राधिका मैडम ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो में बैठने के बाद अपने उस बैग को अपनी वाली सीट के पीछे रख देती है। वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, उसी जगह में उसने उस बैग को रख दिया था और जैसे ही उसका घर आता है वह अपने घर पर उस बैग को बिना लिए ही उतर जाती है। वह ऑटो वाले को पैसा देती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह तैयार हो जाती है और जैसे ही अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए उन आभूषणों को ढूंढने लगती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वह आभूषण अब उसके कहीं भी नज़र मिल नहीं आ रहे थे। अब उसके बाद वह सोचने लगते हैं कि वह आभूषण कहाँ रह गए होंगे। पहले तो वह सोचती है कि शायद हो सकता है वह आभूषण उसी दुकान पर रह गए होंगे जहाँ से मैंने उन्हें ख़रीदा था। इतनी ही देर में उनका ड्राइवर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठती है और ड्राइवर के साथ बैठकर उसी दुकान पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाने के बाद पता करती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जब मैं यहाँ से निकली थी तो मेरे पास वह आभूषण का बैग था। अब उसके बाद वह सोचती है कि शायद उस ऑटो में रह गया होगा। तो उसके बाद वहाँ पर जितने भी ऑटो थे उन सभी को से पूछते हैं कि उस ऑटो वाले का उन्हें कोई भी पता नहीं चलता है। उसके बाद जो राधिका मैडम थी वह बड़ी परेशान हो जाती है और इसी परेशान के चलते वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर किसी को वह बैग मिले तो हो सकता है वह यहीं पर पास वाले पुलिस स्टेशन में उनको देने के लिए आया होगा। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती है लेकिन वहां पर भी उन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है कि उनका बैग किसी को मिला हो। उसके बाद वह हरी था कि
अपने घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा गहरी सोच में विचार में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर वह आभूषण टाइम पर नहीं मिले तो मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में क्या लेकर जाऊंगी। दरअसल उसने उस गिफ्ट को देने के लिए वह आभूषण खरीदे थे। पैसे की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, परेशानी नहीं थी, लेकिन उन आभूषणों को खरीदने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और इतना टाइम अब उसके पास दोबारा नहीं था। इसी चीज़ को सोचकर वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से राधिका मैडम के दरवाजे की बेल बजती है। जैसे ही मैडम का जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने से और कोई नहीं बल्कि वही लड़का गोपाल खड़ा हुआ था, ऑटो वाला। और दरवाज़ा खोलते हुए राधिका मैडम से पूछता है कि मैडम क्या आपका बैग में ऑटो में रह गया था। उसके बाद मैडम एकदम से कहती है हाँ भाई, मेरा ही बैग तुम्हारे ऑटो में रह गया था। तो वह पूछता है मैडम किस रंग का था आपका बैग। तो उसके बाद राधिका मैडम बताती है कि वह लाल रंग का था और उसके अंदर ढेर सारे आभूषण थे जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी। अब इस बात को सुनने के बाद ऑटो वाले को विश्वास हो जाता है कि यह बैग इन्हीं मैडम का था। उसके बाद वह वापस अपने ऑटो पर जाता है और उसे बैग को लाकर राधिका मैडम को दे देता है। और जैसे ही राधिका मैडम उस बैग को देखती है और उस व्यक्ति की तरफ देखती है तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है। वह सोचती है कि इतना मामूली सा रिक्शा वाला इतने महंगे जेवरों को देखकर भी इस बैग को मुझे वापस लाकर क्यों दे रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बड़ा ही मुश्किल है और इसी वजह से राधिका मैडम इस बात के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई। उसके बाद वह ऑटो वाले को घर के अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि यह बैग मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद उसके लिए पानी मंगवाया जाता है। चाय पानी पीने के बाद राधिका मैडम उससे पूछती है कि भाई यह बताओ, मैं तुम्हारे ऑटो में यह बैग छोड़कर आ गई थी और तुम चाहते तो इसे लेकर जा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद वह बताता है कि मैडम हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। भगवान जो हमें देना चाहते हैं हम उसे उसी के सहारे रहते हैं। अगर हम इस तरह से पैसेंजर के साथ करेंगे तो दुनिया में ईमानदारी का नाम ही मिट जाएगा। इस बात को सुनने के बाद राधिका मैडम ऑटो वाले की तरफ एक अलग ही तरह की दृष्टि से देखने लगती है, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा था जिसने यह ठान लिया था कि हालात चाहे कैसी भी हो लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद राधिका मैडम उससे पूछती है कि मैं तो इसे तुम्हारे ऑटो में 4 घंटे पहले छोड़कर आई थी, लेकिन तुम्हें इसे लाने में इतनी देर कैसे लग गई। उसके बाद वह ऑटो वाला गोपाल उसे पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मैडम जब मैं अपना पूरा काम कर लिया था तो उसके बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया था। उसने मुझे सब्जियां लाने के लिए बोला था। मैंने सहज ही सब बाज़ार से सब्जियां खरीदी और इनको रखने के लिए ऑटो के पीछे की तरफ गया तो आपका बैग दिखाई दिया। उसके बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया था और सोचने लगा था कि यह बैग आखिर है किसका। तो उसके बाद मैंने अपने सभी कस्टमर को जिनके मुझे एड्रेस पता थे उनके घर जाकर इस बैग के बारे में पूछा। अब कुछ लोगों ने तो बैग का नाम सुनते ही पहले ही बोल दिया कि हाँ भाई यह हमारा बैग है। उसके बाद मैं कंफर्म किया करता था कि कौन से रंग का था और उस बैग में के अंदर क्या क्या था। अब कुछ लोग जो लालची थे वह झूठे बोलकर उस बैग को हड़पने की कोशिश किया करते, लेकिन इन दोनों बातों से दोनों बातों मैंने आपसे पूछी थी, इन्हीं बातों से मैं इस चीज़ का पता लगा लिया करता कि यह बैग उनका है या नहीं है। लेकिन आपको आकर जैसे ही इन बातों के बारे में पूछा तो आपने एकदम सटीक उत्तर दिया और इसी से यह सिद्ध हो गया कि यह बैग आपकी ही है। अब पूरी बात को सुनने के बाद जो राधिका मैडम थी वह ऑटो वाले को इज्जत भरी निगाहों से देखने लगती है और ऑटो वालों से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम अपना नंबर और नाम मुझे लिख कर दे जाओ। उसके बाद वह ऑटो वाला अपना नाम और नंबर लिख कर दे जाता है, लेकिन मैडम को उससे कहता है कि मैडम हमारे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं ठीक है, भगवान हमें इतना दे देता है जिससे हमारा गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। ऐसा कहकर वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है। इधर राधिका मैडम थी, उसे देर हो रही थी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए, तो वह झटपट से तैयार होती है और अपने ड्राइवर से के साथ बैठकर उन आभूषणों को लेकर सीधा अपनी बहन की बेटी की शादी में चली जाती है। वहां जाने के बाद वह शादी के फंक्शन को अच्छे से अटेंड करने के बाद वो वापस आती है। लेकिन दोस्तों पूरी शादी के दौरान जब से वह उस ऑटो वाले से मिली थी, उस ऑटो वाले का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर बड़ी हैरान हुई थी और सोचने पर मजबूर हुई थी कि यह इतना ईमानदार कैसे हो सकता है।
दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह मैडम तैयार होती है। तैयार होने के बाद अपने ड्राइवर के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहां पर उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। वहां जाने के बाद उस ऑटो वाले के बारे में बता देती है और कहती है उन्होंने मेरा सामान वापस लौटा दिया है, बड़े ही ईमानदार रिक्शा वाले थे। अब इस बात को सुनकर पुलिस को भी बड़ा ही अचंभा होता है। 10 लाख के जेवर एक ऑटो वाले ने इस तरह से कैसे लौटा दिया। उसके बाद पुलिस वाले भी उस एड्रेस को नोट कर लेते हैं और उस ऑटो वाले का सामान करने के बारे में सोचने लगते हैं। इधर जो राधिका मैडम थी वह अपने ढेर सारे मिठाइयाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर सीधा उस ऑटो वाले के घर पहुंच जाती है। ऑटो वाले के कमरा के सामने जब बड़ी सी गाड़ी आती है तो उसे देखकर जो लोग वहां पर रहा करते हैं वह एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही लग्जरी कार थी और ऐसी कार आज तक उनकी शहर में नहीं आई थी। उसके बाद राधिका मैडम उस कार से उतरती है और उतरने के बाद सीधा उस ऑटो वाले के घर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही देखती है तो ऑटो वाले की पत्नी अपने घर में कुछ काम कर रही थी और जैसे ही वह राधिका मैडम को देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान सी हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर यह मैडम कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन राधिका मैडम ने पहले ही उसके पत्नी को फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि आते समय अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। उतने ही देर में उसका पति वहां पर आ जाता है और साथ में अपनी बेटी को भी ले आया करता है। राधिका मैडम को और अपनी पत्नी को एक दूसरे से परिचित कराता है और एक दूसरे के बारे में बताता है। कहता है कि इनका बैग मैंने ऑटो में रह गया था और मैंने आपको बताया था ना, यह वही मैडम है। उसके बाद राधिका मैडम अपने ड्राइवर को भेजती है और उनके सभी सामानों को उसके घर पर मंगवा लेती है। राधिका मैडम ने पहले ही गोपाल से पूछ लिया था कि तुम्हारे घर में कौन कौन, और उनके हिसाब से ही वह सामान लेकर आई थी। उसकी बेटी के लिए कई जोड़े कपड़े लेकर आई थी, उसकी पत्नी के लिए कई साड़ियाँ लेकर आई थी और साथ में ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही वह उसका सामान को गोपाल को देने लगती है तो गोपाल पहले तो मना करता है। कहता है कि मैडम जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सामान हमारे रिक्शे में रह गया था तो उसको लौटाने का हमारा फर्ज बनता है। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका मैडम उनसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा और यह चीज़ तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो सामान तुमने लौटाया था उससे तुम्हारे रिक्शे वजह से 3-4 रिक्शे आराम से आ जाते। क्योंकि जो तुमने ईमानदारी दिखाई है इस चीज़ को उसे ईमानदारी का इनाम समझो और अपने पास रख लो। उसके बाद वह उस सामान को उससे दे देती है और वहीं पर बैठकर पूरी फैमिली से बातचीत करने लगती है। अब जैसे ही वह उनकी पूरी कहानी सुनती है तो उनकी कहानी सुनने के बाद जो राधिका मैडम है वह थोड़ी भावुक हो जाती है। जैसे जैसे गोपाल ने उसे बताया था अपने बारे में कि यह रिक्शा मेरा किराया का है, उसको चलाकर मैं अपनी परिवार का भरण पोषण करता हूं, और उनकी बेटी एक साधारण स्कूल में पढ़ा करती थी। अब उसे के बाद राधिका मैडम उनके लिए और भी कुछ करना चाहती थी तो कहती है आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और इसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी अब मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद गोपाल पहले तो मना करता है, गोपाल की पत्नी भी मना करती है, लेकिन राधिका मैडम जिद करती है और इसी जिद के कारण वह उसकी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए बोलने लगती है। अब गोपाल जी भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता है। उसके बाद राधिका मैडम उसे एक ऑफिस का एड्रेस देती है और कहती है कि कल तुम्हें इस ऑफिस पर आना है और मुझसे मिलना है। उसके बाद दूसरे दिन गोपाल अपने ऑटो लेकर उस ऑफिस पर चला जाता है। वहां जाने के बाद राधिका मैडम वहां पर मिलती है और राधिका मैडम अपने मैनेजर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस व्यक्ति के लिए ऑटो निकलवा कर दो, उसकी पूरी पेमेंट कंपनी के अकाउंट से कर देना। अब इस बात को जैसे ही गोपाल सुनता है तो वह फिर से एक बार मना करता है, लेकिन राधिका मैडम जोर देते हुए उसको एक नया ऑटो रिक्शा दे देती है। अब वह अपने ऑटो को चलाया करता है, ना कि उसे किसी को किराया देना पड़ता है और ना ही ऑटो की किस्त देनी पड़ती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ पुलिस वाले भी उस ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढकर उसका अच्छी तरह से आदर सम्मान करते हैं, उसे इनाम देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले ने उसका आदर सम्मान किया था तो मीडिया वालों को भी बुलाया गया था और जैसे ही यह बात चारों तरफ फैलती है तो उस ऑटो रिक्शा वाले की मिसाल दी जाती है। जगह जगह पर ईमानदारी के लिए
क्योंकि उसने 10 लाख का सामान ऐसे ही वापस लौटा दिया था। उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ईमानदारी ऑटो रिक्शा वाले की, जिसने अपनी ईमानदारी को ख़राब नहीं होने दिया, चाहे सामान कितना ही हो, पैसा रुपया पड़ा हो। आप क्या कहना चाहते हो उस ऑटो रिक्शा वाले के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।